माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को बीएड के संदर्भ में प्राथमिक एलिजिबिलिटी के मामले में फैसला दिए जाने के बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर कई भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिसको लेकर के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को बीएड को अमान्य घोषित किया था प्राथमिक में। तो क्या इस फैसले को 3 जजों की बेंच में या फिर 5 जजों की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? साथ ही साथ बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या रास्ते हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, अन्यथा की कंडीशन में सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, चाहे आप बीएड के पक्ष से हैं या फिर डीएलएड के पक्ष से हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जनरली बेंच बैठती है उसमें 2 जज ही होते हैं। जैसे कि आप हाई कोर्ट की बात करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट को देख लीजिए, लखनऊ बेंच को देख लीजिए, तो वहाँ पर सिंगल बेंच से शुरुआत होता है, यानी कि एक जज वहाँ पर मामले को सुनते हैं और अगर वहाँ के फैसले से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होता है तो उसको डबल बेंच में चैलेंज कर सकता है और डबल बेंच से अगर संतुष्ट नहीं होता है तब जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। हाई कोर्ट में एक जज से मामले की सुनवाई शुरू होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मिनिमम जज सुनते हैं वो 2 ही होते हैं। लेकिन 2019 में इस मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि अब कुछ केसेज, जैसे कि किसी को बेल देना हुआ या फिर ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ मामले हुए या फिर ऐसे मामले जिसमें अधिकतम 7 साल तक की ही सजा हो सकती है, ऐसे मामले को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज भी सुनेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 जज मिनिमम होते थे किसी भी मामले को सुने जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जजों की संख्या सीमित है, सिर्फ 34 जज ही होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर के। इसके वजह से 2019 में यह फैसला लिया गया कि चूंकि 2 जज अगर किसी मामले को सुनते हैं तो ज़्यादा केसेज को हियर नहीं किया जा रहा है, यानी कि ज़्यादा केसेज के लिए सुनने की पॉसिबिलिटी कम हो जा रही है। इसलिए ऐसे मामले जिसमें कम, जैसे बेल से मामला जुड़ा हुआ है या फिर 7 साल अधिकतम सजा से मामला जुड़ा हुआ है या फिर ट्रांसफर नीति से जुड़ा हुआ है, तो इन सभी मामलों में सिंगल जज अगर हियर करते हैं तो जाहिर सी बात है एक जज जो वहां से फ्री होंगे वो दूसरे मामले को सुन सकते हैं। इसी वजह से 2019 में यह फैसला लिया गया था। अब आते हैं बीएड वाले मामले में। बीएड वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो 2 जजों की बेंच ने दिया है। अब 2 जजों के बेंच ने दिया है तो अब इसे सिंगल जज वाले बेंच में ट्रांसफर तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर, क्योंकि सिंगल से ऊपर डबल बेंच है और डबल बेंच ने चूंकि फैसला दे दिया है तो सिंगल बेंच का कोई मतलब नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मैं जानता हूं आप छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे, आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इसके बाद आता है 3 जजों की बेंच। सुप्रीम कोर्ट की भाषा में 2 जजों के बेंच को डिवीजन बेंच बोलते हैं और 3 जजों की बेंच को फुल बेंच बोलते हैं और इसके ऊपर होता है 5 जजों की बेंच, जिसे संवैधानिक पीठ बोलते हैं। अब चूंकि बीएड के संदर्भ में 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया है तो इसको 3 जजों की बेंच में डायरेक्टली अभ्यर्थी चैलेंज नहीं कर सकते। इसका प्रावधान यह है कि 2 जजों की बेंच में अगर दोनों जज के फैसले में कंट्राडिक्शन होता, यानी एक जज बीएड को शामिल कराने के पक्ष में होते और दूसरे जज बीएड को बाहर कराने के पक्ष में होते, दोनों के कंट्राडिक्शन के कंडीशन में यहां पर एक जज को और शामिल कराया जाता इस मामले में, तब वो 3 जजों की बेंच में ये मामला जाता। यानी कि ये अभ्यर्थी डिसाइड नहीं करता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि 2 जजों के बेंच में कंट्राडिक्शन है, इस वजह से एक जज को और इंक्लूड किया जाए इस मामले में। या पहला कंडीशन ये हो गया, या फिर मान लीजिए कि इसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला दिया और इसी मामले से जुड़े हुए किसी अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे, तब एक ही मामले में 2 डिवीजन बेंच के जजों में कंट्राडिक्शन होगा। उस कंडीशन में इस फैसले को डिसाइड करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक 3 जजों की बेंच को गठित किया जाएगा, जिसमें इस मामले को फिर से सुना जाएगा। यानी कि 2 कंडीशन होते हैं। 2 जजों की बेंच अगर मामले को सुन रही है तो दोनों जजेज में अगर कंट्राडिक्शन है फैसले को लेकर के, तब 3 जज की बेंच में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। या फिर इसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने अलग अलग फैसला दिया है अलग अलग मामले को सुनते हुए, तो इसको 3 जजों के बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा। और ये सब कुछ होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से, ना कि अभ्यर्थी के माध्यम से। यानी इसका जवाब कि अभ्यर्थी डायरेक्ट इसको
तीन जजों की बेंच में चैलेंज कर सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही डिसाइड करते हैं और इसके लिए कंडीशन ये है कि दो जजों के बेंच में कंट्राडिक्शन होना चाहिए फैसले में, या फिर इसी मामले में दो जजों की डिवीजन बेंच में अलग अलग मामले में अलग अलग फैसला आना चाहिए। मतलब कि कंट्राडिक्शन होगा तभी यह मामला तीन जजों की बेंच में जाएगा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। यानी कि डायरेक्ट अभ्यर्थी इस मामले को तीन जजों की बेंच में चैलेंज नहीं कर सकते। तीन जजों के बेंच को फुल बेंच कहा जाता है और फुल बेंच में आप देखेंगे कि जो जजेस की संख्या होती है वो ऑड में होती है, जैसे कि मैंने आपको तीन बताया। अब ये तीन इसलिए रखे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो बेंच में आपने कंट्राडिक्शन देखा कि मान लीजिए एक जज उसके अगेंस्ट में, एक जज फेवर में है। चूंकि वहां पर सम संख्या थी तो ये आंकड़ा बिल्कुल बराबर हो जाता है पक्ष में और विपक्ष में। इसी आंकड़े को बराबर ना हो इसलिए ऑड संख्या में रखी जाती है तीन, ताकि अगर कोई एक फेवर में है और मान लीजिए दो अगेंस्ट में चले गए, या फिर दो फेवर में है एक अगेंस्ट में चले गए, तो एक फैसला जिसकी मेजॉरिटी होगी, जिस भी पक्ष या फिर विपक्ष में जिस जज की मेजॉरिटी होगी, उसी फैसले को डिलीवर कर दिया जाता है। इसीलिए यहां पर ऑड नंबर ऑफ जजेस को रखा जाता है फुल बेंच में। अब आते हैं संविधान पीठ, जिसमें मिनिमम जजेस की संख्या जो 5 होती है उसके बारे में। देखिए ये जो होता है, ये पीठ जो होता है वो टेम्पररी होता है। जब भी कि हमारे देश में कुछ इस प्रकार का मामला आया जो कि संविधान से जुड़ा हुआ है, उसकी व्याख्या करने के लिए या फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई सलाह मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो उस मामले को सलाह के तौर पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को देने के लिए 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया जाता है। हालांकि जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि ये टेम्पररी होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर केस को लेकर के ही ये मामले किए जा सकते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि 5 जजेज यहाँ पर फिक्स नहीं है, इनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ेगी तो हमेशा ऑड नंबर में बढ़ेगा। मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों ऑड नंबर में बढ़ाया जाता है। 5, 7, 9, 11, 13। भारतवर्ष में अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो संवैधानिक पीठ में मैक्सिमम जजेस बैठे हैं वो केशव नंदन भारती वाले मामले में सुने थे, जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी। ये संवैधानिक पीठ था, 13 जज उस मामले को सुन रहे थे। संविधान पीठ के मिनिमम जजेस की संख्या जो मैंने आपको 5 बताया, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) में मेंशन किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 143 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगता है, तब ये संविधान पीठ का गठन होगा। और मैंने आपको बता दिया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा कंडीशन ये होता है कि परस्पर विरोधी निर्णय, यानी कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजेस की बेंच और 3 जजेस की बेंच ने कोई फैसला दिया एक ही मामले में, और वो दोनों फैसला कंट्राडिक्शन था एक दूसरे का, और 3 जजेस की एक और मामले में मान लीजिए उसी फैसले का फिर से कंट्राडिक्शन हो गया, तो इस कंडीशन में कानून की निश्चित समझ और व्याख्या की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ये संवैधानिक पीठ यानी कि 5 जजेज का ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से गठन किया जाता है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजेज की बेंच और 3 जजेज की बेंच ने कोई फैसला दिया एक ही मामले में, और वो दोनों फैसला कंट्राडिक्शन था एक दूसरे का, और 3 जजेज की एक और मामले में मान लीजिए उसी फैसले का फिर से कंट्राडिक्शन हो गया, तो इस कंडीशन में कानून की निश्चित समझ और व्याख्या की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ये संवैधानिक पीठ यानी कि 5 जजेज का ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से गठन किया जाता है। 2 कंडीशन मैंने बताए। तीसरा कंडीशन होता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी संवैधानिक मामले को लेकर के अगर ये जरूरत महसूस करें कि इसकी व्याख्या फिर से करने की जरूरत है, तो वहां पर संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। तो ये सब कुछ मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में बेंच को लेकर के, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दिया वो डिवीजन बेंच 2 जजेज का फैसला था, जिसको 3 जजेज में अभ्यर्थी चैलेंज नहीं कर सकते। ये अगर इसी प्रकार के मामले में 2 जजेज की बेंच एक अलग फैसला दे देती है तब ये जाकर के होता। अब आते हैं बीएड के संदर्भ में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला दिया था वो 2 जजेस की बेंच ने दिया था। दिनांक 28 अगस्त 2023 को बिहार की शिक्षक भर्ती मामले में जुड़े जब सुप्रीम कोर्ट में मामले को सुना गया तो उस समय 3 जजेस की बेंच ने फैसला दिया, और उसमें एक जज वही थे जो कि 2 जजेस की बेंच में शामिल थे 11 अगस्त के फैसले में, और उन्होंने बिहार राज्य सरकार को
ये निर्देशित किया कि हम बिहार राज्य सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि 11 अगस्त के फैसले के अनुरूप ही वह भर्ती प्रक्रिया को आगे कंप्लीट करेंगे। यानी कि बिहार में शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करे जाने के लिए उन्होंने फैसला दिया था बिहार के भी परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, वो 3 जजेज की बेंच थी और 11 अगस्त वाले मामले में 2 जजेज की बेंच थी। इसके अलावा 29 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ मामले में सुनवाई करते हुए 2 जजेज की बेंच ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के काउंसलिंग, जो कि छत्तीसगढ़ मामले से जुड़ा हुआ है, उसमें अलाउ कर दिया था। तो क्या ये 2 जजेज की बेंच में कंट्राडिक्शन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। दोनों का ग्राउंड क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त का जो फैसला था वह 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन की वैलिडिटी को लेकर के था और 29 अगस्त को छत्तीसगढ़ मामले में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 2 जजेस की बेंच ने, वह बीएड के काउंसलिंग पर रोक जो लगा दी गई थी उस मामले को सुने जाने के दौरान दिया है। और ये अभ्यर्थी पात्र होंगे या नहीं ये अभी डिसाइड होगा हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए, बीएड अभ्यर्थियों के पक्षकार बनने के लिए वहां पर बोला हुआ है और वहां से जो मैटर डिसाइड होगा, बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में शामिल तो होंगे लेकिन उनका अभ्यर्थन हाईकोर्ट द्वारा डिसाइड होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया क्या हाईकोर्ट उसको बदल सकती है? देखिए, हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है छत्तीसगढ़ वाले में, बिलासपुर हाईकोर्ट में, वो इस बात को लेकर के चल ही नहीं रहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में योग्य होंगे या नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसके अगेंस्ट में जाकर के निचली अदालत यानी कि हाई कोर्ट जाकर के सुनवाई थोड़ी करेगी। तो हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट में जो मामला सुना जा रहा है वो इस मैटर पर सुना जा रहा है कि चूंकि 11 अगस्त को फैसला आया और उससे पहले चूंकि नोटिफिकेशन आ गया था, तो क्या ये अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे या नहीं, यानी कि फैसला रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या फिर जिस दिन से जारी हुआ उस दिन से लागू होगा। इस मामले को वो वहां पर हैंडल कर रहे हैं और ये मामला निश्चित तौर पर बीएड के फेवर में जा सकता है। जैसे कि 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बाद से उन्होंने अपने कोर्ट जजमेंट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये फैसला कब से लागू होगा। हालांकि कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उनके कुछ स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है अपने कोर्ट ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने ये निर्देशित किया है कि ये सभी भर्तियां जो 11 अगस्त को फैसला दिया गया उसके अनुसार ही कंप्लीट कराई जाए। यानी कि उन राज्यों को तो स्पष्ट निर्देश हैं कि पहली की जो भर्तियां हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराया जाना चाहिए, लेकिन अन्य राज्य जहां पर याचिकाएं नहीं थी, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं है, उनके लिए मामला अंधेरे जैसा है कि आखिर वो कैसे करें, वो इस फैसले को कब से लागू करें। तो उस कंडीशन में ये व्याख्या करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था वो कब से प्रभावी माना जाएगा। क्या इसको 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जब रद्द हुआ उसी समय माना जाए या फिर 11 अगस्त से माना जाए? क्योंकि आप लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था, ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, कि जब राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला रीट 2021 के लिए, उस समय तक ये 28 जून 2018 वाला ये गजट नोटिफिकेशन पूरी तरीके से प्रभावी था। उस कंडीशन में राजस्थान सरकार को इनके नोटिफिकेशन में इनको शामिल करना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों को, जो कि नहीं किया और इसलिए उन्होंने राजस्थान सरकार को गलत ठहराया था। यहाँ पर उनका स्टैंड ये था, राजस्थान हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, कि जब तक आपके लिए ये रेगुलेटरी बॉडी का वो 28 जून 2018 वाला नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल नहीं हो जाता, तब तक आप बाध्यकारी थे उस नोटिफिकेशन को मानने के लिए। राजस्थान सरकार की यहाँ पर गलती ये थी कि अगर वो बीएड को नहीं शामिल करना चाहते थे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन निकालने से पहले वह बीएड अभ्यर्थियों को कोर्ट में चैलेंज करते, एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री को पक्षकार बनाते हुए, और अगर वहां से जीतते तब वह नोटिफिकेशन निकालते रीट के लिए और उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी को वो एलिजिबल नहीं मानते। ये प्रोसेस होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट और जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, जो कि बातें निकल कर रही हैं, और राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये बातें मेंशन की गई थी कोर्ट ऑर्डर में। तो ये पक्ष बीएड अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा राहत भरा हो सकता है और मजबूत हो सकता है कि चूंकि उस मामले में अन्य राज्यों के लिए डिफाइन नहीं किया गया है, जो याचिकाएं नहीं थी, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब 12 जनवरी 2023 को अंतिम बार सुनवाई किया, उस सुनवाई में आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी के और बिहार के भी वकील अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए थे। इससे पहले अक्टूबर नवंबर में जब इसी मामले की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने सभी राज्यों को आमंत्रित किया था कि आप आ करके अपने राज्य की स्थिति को अपने यहाँ पर डिफेंड कर सकते हैं या फिर अपने पक्ष को रख सकते हैं। बहुत सारे राज्यों ने इसके संबंध में आईए दाखिल करके वहां पर उपस्थित भी हुए और लिखित कुछ एफिडेविट भी सबमिट किया था। उन सबका जिक्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी है। तो यहाँ पर
ऐसे राज्य जहां पर ये सभी मामले अभी नहीं थे या फिर उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, उनके लिए किस प्रकार से ये डेट किस डेट से प्रभावी हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं संशय है। इसी वजह से हाईकोर्ट अगर ये इस प्रकार का कुछ फैसला देती है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं माना जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ इस प्रकार से फैसला देती है, तब जाकर के ये सभी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट होंगी। हालांकि कोई भी फैसला जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट ऑर्डर में ना लिख दे कि यह फैसला रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तब तक उस फैसले को तभी माना जाता है जब उस फैसले को डिलीवर किया गया है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में खुद लिख दे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि जिस डेट में वो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी डेट से वो प्रभावी कैंसिल माना जाएगा, तब ये रेट्रोस्पेक्टिव बोला जाता है। उस कंडीशन में वो नोटिफिकेशन जिस डेट से जारी हुआ उसके बाद की जितनी नियुक्तियां हुई होंगी वो सिरे से खारिज हो जाती, क्योंकि वह रेट्रोस्पेक्टिव फैसला होता अगर कोर्ट ऑर्डर में ये मेंशन किया गया रहता। लेकिन कोर्ट ऑर्डर में मेंशन नहीं किया गया, और जब तक मेंशन नहीं होता है तब तक ये माना जाता है कि कोर्ट ने जिस डेट में फैसला दिया है उसी डेट से ये फैसला प्रभावी होगा। अब इसका ऐसे अभ्यर्थी जो 2018 से लेकर के 2023 के बीच में बीएड कोर्स में एडमिशन लिए हुए थे, क्या उन पर भी ये मामला लागू होगा? तो देखिए, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में इस प्रकार के मामले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको फिर से एक बार डिफाइन करने की कोशिश की जा सकती है कि किस प्रकार से जो ये वाले अभ्यर्थी 18 से 23 वाले एडमिशन लेने वाले, उनको क्या राहत दी जा सकती है अथवा नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर रेट्रोस्पेक्टिव मामले को लेकर के थोड़ा सा बीएड के लिए जहां पर पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहां पर कुछ आशा की किरण अब दिख रही है। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूं वो निश्चित तौर पर उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। लेकिन जब ये मामले कोर्ट में जाएंगे और ये सभी चीज़ें डिसाइड हो रही होंगी तो जाहिर सी बात है आईए दाखिल करके डीएलएड वाले भी अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो ये मामला एक तरफा नहीं होगा कभी भी। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी पक्षकार बन करके अपना मामला रखेंगे। लेकिन ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण जरूर जगाता है, जो कि 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन के बाद जो भर्तियाँ कंप्लीट हुई हैं उन सभी के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जो 2018 से पहले जिन्होंने बीएड किया होगा वो भी इस मामले में पक्षकार बन करके ये डिमांड करने लगेंगे कि हमें भी, हमारा भी कोर्स बीएड है और हमें भी इस प्रकार से राहत दी जाए और हमें भी बीएड के लिए मतलब कि बीएड कोर्स के आधार पर शामिल किया जाए प्राथमिक के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो उस समय डिसाइड हो रहा होगा। यानी कि उम्मीद की किरण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो जाएगा। अभी ये मामला अगर इस प्रकार से होता है तो बहुत सारे पेंच फंसेंगे, बहुत सारी कंडीशंस होंगी, बहुत चीज़ों को और डिसाइड करना होगा। इन सब के बाद ही ये मामला डिसाइड हो सकता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।